हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों वाली सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इस सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज पर उपलब्ध है। अगर आप अभी तक उन तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर वो चैनल को विजिट करके यानी कि हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस को विजिट करके आप लोग उसको देख लें। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की भांति ही इसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है, जिसको बहुत ही विस्तार पूर्वक, सरलता पूर्वक समझाया गया है। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको भूगोल की प्रश्नों की तैयारी में एक अलग स्थान दिलाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगी। तो भूगोल की यह 500 प्रश्नों वाली सीरीज में आज पार्ट 4 में सभी प्रश्नों को मैं हमेशा की भांति एकदम बिल्कुल सरलता पूर्वक ऐसे बताकर मैं आपको समझाऊंगा कि यह आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है दोस्तों, आइसोबार रेखाएं प्रदर्शित करती है। ये जो क्वेश्चन जो है, आइसोबार रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो आइसोबार जो रेखाएं हैं क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो आइसोबार जो रेखाएं हैं दोस्त, यह जो है, यह समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? समुद्र तल के समान गहराई वाली जो क्षेत्र है उसको हम लोग आइसोबार रेखाएं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बाकी यहाँ पर दो तीन ऑप्शन और जो दिए हुए हैं, हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। क्वेश्चन में जो है, यह समान वर्षा वाले जो क्षेत्र है, ऐसी रेखाओं को हम लोग जो मिलाते हैं, एक समान रेखाओं को जहां पर समान वर्षा होती हो, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? यह कहते हैं आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। यही है, आइसोहाइट कहते हैं समान वर्षा वाले क्षेत्रों को। एक आ जाता है समान बादल वाले क्षेत्रों को, इसको क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको आइसोनेट कहते हैं। आइसोनेट कहते हैं, यानी कि समान बादल या मेघमयता कह सकते हैं। ये समान मेघमयता वाले जो रेखाएं होती हैं, समान रेखाएं जो होती है, उसको हम लोग आइसोनेट कहते हैं। और समान वायु दाब क्षेत्र वाले जो रेखाएं हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको हम लोग कहते हैं समदाब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू से यही है कि जहां पर जो क्वेश्चन आए और जिस तरह के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको एक ही जगह पर उसको समझा दूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। परीक्षा में बैठिए तो एकदम आत्मविश्वास के साथ बैठिए। और आप लोग इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, क्योंकि एस के ग्लोबल क्लासेस पर ऐसे ही वीडियो हमेशा आपको मिलती रहती है और मिलती रहेगी। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान, या कोई भी वीडियो जो इकोनॉमिक्स से हो, ठीक है ना। तो यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा जो पैक जो है, इसी चैनल पर आपको हमेशा मिलता रहेगा। मैथ और रीजनिंग की क्लासेज भी बहुत जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिलेगी। क्योंकि यह चैनल नया है दोस्तों, तो आप लोगों का ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है, वो आप लोगों से अपेक्षित है। तो आप इस चैनल को प्यार दिखाइए और मैं आप लोगों को इसी तरह का टॉप कंटेंट जो वीडियो है, आप लोगों को लाकर बिल्कुल आप लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं आपको एक चार चांद लगा दूंगा तैयारी में, कि ताकि आप जैसे ही परीक्षा में बैठे तो कोई आपको डाउट नाम का चीज रह ही ना जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर चार क्वेश्चन देख लिया, और मेरा यही लक्ष्य रहता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन उससे संबंधित बनता है, मैं उसको वहीं पर समझा दूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया समान वर्षा वाले क्षेत्र,
आइसो है। समान बादल या मेघमयता वाले क्षेत्र को आइसोनेक्स, समान वायुदाब वाले क्षेत्र को समदाब रेखाएं। ठीक है। और समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को आइसोबाक्स देख ही लिए हम लोग। तो एक चीज और पूछ लिया जाता है दोस्त, वह होता है समान ऊंचाई वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? समान, ये जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यह समोच्च रेखा से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम लोग समोच्च रेखा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो भारत में जो ये मरुस्थल दिया गया है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से भारतीय मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये थार हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? यह थार हो जाएगा, जो कि अपने ही देश के राजस्थान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग चलेंगे आगे। वो ये सहारा जो है, सहारा के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? यह उत्तरी अफ्रीका में है। यह उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर? रुकिए, इसको मैं अच्छे से लिख लूं थोड़ा। ये उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है दोस्त, ये भी काफी, इससे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लें। तो गोबी मरुस्थल जो है दोस्त, यह चीन और चीन और मंगोलिया के बीच चीन और मंगोलिया के बीच जो है, यह मरुस्थल स्थित है। कौन? गोबी हो गया। नेक्स्ट ये अटकामा मरुस्थल है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो अटकामा मरुस्थल जो है दोस्त, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ भी हम लोगों ने चार क्वेश्चन को देख लिया। तो दो ही क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को देख लिया। और मेरा यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन से बनते हैं, उसको मैं यहीं पर समझा देता हूँ, ताकि जो आप लोगों का जो भूगोल का जो सेक्शन है, वो काफी मजबूत बना रहे। और मैं बना दूंगा आप लोगों को, चाहे जो भी मैं वीडियो लाता हूँ, किसी भी चीज पर जो मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसको आप लोग देखिए एक बार। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, या जीव विज्ञान हो, तो उसमें मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप लोगों को कैसा लगता है, ये आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में तो आपको जैसे लगता है कि लिखना ही कुछ भूल गए हैं, या तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको चीजें समझ में आती है कि नहीं आती है। आती है तो दोस्त सिंपली आप लोग यस लिख दीजिए। यस और नो लिखने में क्या जाता है? तो आप लोग मेरा जो मनोबल है उसको बढ़ाए रखिए। हमारी जो मोटिवेशन जो हमको वीडियो बनाने का मिलता है, उसको आप लोग बनाए रखिए, कि मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो बनाता रहूं, और आप लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है, सफलता की एक सीढ़ी मैं बन सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खैबर का दर्रा कहाँ पर है? तो खैबर का दर्रा को जो बात आ गई दोस्त, तो यह खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है दोस्त, यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा की अगर बात हम लोग करें, तो पाकिस्तान और कौन से देश को जोड़ता है दोस्त? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। कौन? खैबर दर्रा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी परीक्षा में यह पूछ ले कि दर्रा आखिर में कहलाता क्या है। बात तो ये भी उठ जाता है कि आखिर में दर्रा जो है, यह कहलाता क्या है। तो दोस्तों ये होता यह है कि पहाड़ों और पर्वतों के बीच में आवागमन के लिए जो प्रकृति के द्वारा मार्ग बना दिया गया है, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। अगर विभीषण के माध्यम में हम लोग देखें, तो हम लोग देख लें इसको। पहाड़ों एवं पहाड़ों एवं पर्वतों के मध्य आवागमन आवागमन के लिए गाए जाने वाले
पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाए जाने वाले जो प्राकृतिक मार्ग है, ठीक है ना, वो मानव द्वारा नहीं, जो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, तो प्राकृतिक मार्गों को, यहाँ पर हम लोग मार्गों को अच्छे से मैं लिख दूंगा आपको, प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो अपने देश भारत में भी बहुत दर्रे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको मैं बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, ताकि जितने भी राज्य में जो भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश हो, जितने भी दर्रे हैं, सिक्किम में जो दर्रे हैं, तो ये सारे दर्रों को मैं लेकर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। क्योंकि समझाने के लिए तो मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, लेकिन वहां पर काफी जगह जो है यहाँ पर बचा नहीं है, और एक क्वेश्चन में आपको उतने सारे दर्रों को बताना वो बिल्कुल नामुमकिन ही है लगभग। तो इसके लिए मैं सेपरेट जब वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको जितनी जानकारी उससे जुड़ी होगी, अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा, तो यहाँ पर भी बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ दर्रा का नाम बता दूंगा, तो वो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त, यह है, कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडई कनाल जो है दोस्त, यह जो है एक काफी पर्यटक स्थल है, और यह जो है कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो यह जो है, यह पालमी पर्वत पर स्थित है। पालमी, पालमी जो पर्वत श्रृंखला है जो है, यह कहाँ पर है दोस्त? तो यह जो है, यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, तो यह तमिलनाडु में है, कोडई कनाल। ठीक है। तो अब ये जो दो तीन ये नीलगिरी, विंध्याचल और अरावली जो है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नीलगिरी जो पर्वत है दोस्त, तो नीलगिरी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो यह पश्चिम घाट की पर्वतमाला है। कहाँ की पर्वतमाला है? यह पश्चिम घाट की पर्वतमाला है। नीलगिरी जो है, यह पश्चिम घाट की पर्वतमाला है। और नीलगिरी का ही सबसे जो टॉप पीक है, यानी कि सबसे ऊंचा जो चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही है दोदा। ये दोदा बेट्टा जो है, ये दोदा बेट्टा जो है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है, यह दोदा बेटा है। तो पश्चिम घाट की यह पर्वतमाला हो गई। और नीलगिरी जो है, ये कहाँ पर है दोस्त? तो ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में है। लेकिन इसका कुछ भाग जो है दोस्त, यह कुछ भाग इसका जो है नीलगिरी पर्वत का, यह केरल और, ये केरल और कर्नाटक में भी पड़ता है। केरल और कर्नाटक में भी पड़ता है। किसका? नीलगिरी का कुछ भाग पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत के बारे में देख लें, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो यह जो दोस्त है, यह कम से कम ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो पांचों राज्य कौन-कौन से हैं? तो पहला देख लेंगे, यह गुजरात हो गया। कौन सा? विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग देख लें। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और झारखंड हो गया। तो ये जो पांचों राज्यों से जो है, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, यह गुजरती है। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को भी हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरावली तो पहले हम लोग देख लेंगे कहाँ पर यह पर्वत श्रृंखला है। तो यह सबसे पहले देख लेंगे, ये हम लोग का राजस्थान में होता है। और इसके जो सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है, यह उच्च बिंदु जो है, यानी कि सबसे ऊंचा जो इसका ऊंचा चोटी है अरावली पर्वत की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। किसका? अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत से एक और जो चीज फेमस जो है, वो हम लोग देख लेंगे। इसी से दो फेमस नदी निकलती है। वो कौन कौन सी नदी है दोस्त?
तो वह एक बनास नदी और एक लूनी नदी, वही लूनी नदी जो रण पक्ष में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि रण के पक्ष में विलुप्त हो जाती है। तो यह लूनी नदी हो गई। ठीक है। तो गुरु शिखर जो है गया इसका उच्चतम बिंदु हो गया अरावली का। तो इस क्वेश्चन से देखिए हमने आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट जो जानकारी जो परीक्षा के हमने सारे जो परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सबको देख कर मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ, और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं आप लोगों के पास बिल्कुल पहुंचा देता हूँ, और बिल्कुल सरलता पूर्वक पहुंचाता हूँ। ऐसा नहीं है कि जहां पर जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको जबरदस्ती मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त इसी तरह इस चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि इस वीडियो में जो पार्ट 4 है इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप लोग अच्छे से देखें और अपने तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचाएं। और हमेशा की भांति आप लोगों को इसके ग्लोबल क्लासेस इसी तरह का टॉप कंटेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहेगा। तो आप लोग सिर्फ अपना चैनल पर जो प्यार जो है जो अब आजकल बहुत कम आप लोग दिखा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। बस आप लोगों के द्वारा इतना ही अपेक्षित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं दोस्त? यह जो है यह क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। और ये खादर और भावर के बारे में इसी जो ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल से इन लोगों के बारे में मैं बता दिया हूँ कि खादर क्या कहलाता है, भावर क्या कहलाता है। तो इसलिए दोस्त मैं आपको बोलता हूँ कि उन जब आप लोग कोई चीज देखते हैं तो उसका पूरा सीरीज आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल सीरीज देखकर आप लोग अपडेटेड बने रहिए, ताकि जितना भी मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है उसको भी आप लोग अच्छे से दिमाग में कंठस्थ कर लें। तो ये फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? ये भावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे दक्षिण भारत का ये मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर देखने के पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज जो देख लें, जो कि शायद ही कई दोस्तों को नहीं मालूम होगा, या जिसको मालूम है उसको लिए अच्छी बात है। तो यह जो मैनचेस्टर जो है, यह मैनचेस्टर जो है दोस्त, यह कहाँ कहाँ एक शहर है? तो यह दोस्तों यह इंग्लैंड का एक शहर है। कहाँ का? इंग्लैंड का एक शहर है। और यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह जो फेमस है पूरे विश्व में, यह पूरे विश्व में पूरे विश्व में सूती वस्त्रों के सूती वस्त्रों के लिए यह फेमस है। यह पूरे विश्व में जो है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो यही पूछ रहा है कि यह भारत में दक्षिण भारत का वो कौन सा शहर है जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बनते हैं। अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर शहर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर शहर भी हम लोग देख लें। ये तो दक्षिण भारत का हो गया। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन में पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्त, तो यह जो हो जाएगा अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद को कहते हैं। ये जितना भी मैनचेस्टर शहर बता रहा है ये सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेमस है, इसलिए इन शहरों को ये मैनचेस्टर शहर कहा जा रहा है। तो अहमदाबाद को हम लोग देखेंगे तो यह कहाँ पर है दोस्त? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किनारे पर स्थित शहर जो है अहमदाबाद है। कौन? ये अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है, वो तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया।
अगर उत्तर भारत को आपको पूछ ले तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्त? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, यह हम लोग कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो देखिए जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन के मतलब रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश से प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश जो है दोस्तों, कौन सा देश जो प्रसिद्ध है? तो यही जो जापान जो है दोस्तों, इसी को हम लोग सूर्योदय का देश कहते हैं। वही जापान जिसकी राजधानी जो है, ये क्या है? टोक्यो है दोस्तों। तो इसी को हम लोग सूर्योदय का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? यानी कि इसमें से कौन सा देश जो है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा देश दोस्तों श्याम के नाम से जाना जाता था? यानी कि पहले उसको श्याम कहते थे और आज की डेट में उसको क्या कहेंगे? तो उसी को ही हम लोग थाईलैंड कहेंगे, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक है। तो इन क्वेश्चनों से मैं और इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन जो है, इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उतने नहीं है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों को यहीं पर बताऊं। तो आगे जैसे ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है, जहां से क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल ही बनते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है उसी क्वेश्चन को मैं वहीं पर बताऊं। तो इसी के चलते मैं यहाँ पर इन लोगों को मैं डिस्कस उतना नहीं करूंगा। अगर इसको भी मैं डिस्कस करता चलूं, ये वीडियो जो है दोस्त काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने नहीं रहते हैं। तो ये जो है, ये मुझे एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं थोड़ा सा ही देखकर। तो आप लोग वीडियो पर पुनः बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। खिरगिज जो है एक घुमक्कड़ी जनजाति है। तो यह जो जनजाति है कहाँ की है दोस्तों? तो यह जो जनजाति है, यह कहाँ की है? तो यह मध्य एशिया की है। कहाँ की है? मध्य एशिया की जनजाति है। तो हम लोगों ने देखा कि खिरगिज जो एक घुमक्कड़ी जनजाति है, यह कहाँ की है दोस्तों? तो यह मध्य एशिया की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यानी कि 10वां क्वेश्चन, यह जो है विकिरण की तीव्रता जो है कि मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विकिरण की जो तीव्रता है दोस्तों, यह किसके द्वारा मापा जाता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा, एक किलोमीटर जो है, इसी के द्वारा विकिरण की तीव्रता को हम लोग मापते हैं, इसी उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा? एक टिनोमीटर के द्वारा। अब जो है, ये 2-3 और मीटर जो हैं, इसको भी देख लें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो क्रोनोमीटर को हम लोग देख लें, तो क्रोनोमीटर यह क्या होता है दोस्त? यह जो उपकरण होता है, यह जो उपकरण है, यह जलयानों पर लगा रहता है। जलयानों पर लगा रहता है। किस चीज के लिए लगा रहता है दोस्तों? कि इससे सही समय का पता लगाया जाता है। किससे? इससे सही समय का पता लगाया जाता है। सही समय का, ये अच्छे से मैं लिख लूं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। तो इससे सही समय का, सही समय का पता लगाया जाता है। किससे? ये क्रोनोमीटर से। किस पर? तो यह उपकरण जो है जलयानों पर लगा रहता है और इससे सही समय का पता लगाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, यह जो वेंचुरी मीटर जो है, ये क्या कहलाता है दोस्त? तो यह एक पाइप में द्रव की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको मैं रेड पेन से ले लूं ताकि एक ही में ना हो जाए। यह क्या होता है? एक पाइप में जो द्रव की प्रवाह की गति होती है, द्रव द्रव की प्रवाह गति को मापने के लिए, ये एक पाइप में द्रव की प्रवाह गति को मापने के लिए हम लोग
वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर का। तो यह क्या करता है? एक पाइप में जो द्रव की प्रवाह होती है, उसकी गति को मापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइनोमीटर। क्योंकि ये तीनों मीटर तो हम लोगों का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख ही लिए। क्लाइनोमीटर का क्या है दोस्तों? तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन नापता है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो यह वस्तु का जो झुकाव है, कोई वस्तु कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ये क्लाइनोमीटर से इसको हम लोग नापते हैं। वस्तु का झुकाव या ढलान, ढलान कहिए या ऊंचाई कहिए, तो इन सब चीजों को मापने के लिए हम लोग ये क्लाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है दोस्त? ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? तो पहले हम लोग देख लें कि स्थलरुद्ध देश क्या कहलाता है। ये स्थलरुद्ध जो देश है, यह क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसी को हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। यह जो क्या होता है दोस्त, तो लैंडलॉक जो कंट्री होती है, उसकी सीमाएं जो हैं केवल स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है। केवल स्थल या बंद सागर। बंद सागर मतलब उसका कहीं और बहाव नहीं है, वो एक निश्चित एरिया में ही है। बंद सागर से मिलती है। या दूसरे भाषा में कहें कि वैसा देश जो चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ हो, यानी कि उसके बगल में कोई महासागर ना हो, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इस टाइप का कोई महासागर जो है उसके बाउंड्री से जुड़ा हुआ ना हो, तो उसी को हम लोग लैंड लॉक, यानी कि चारों तरफ से जो है स्थल से वह घिरा हुआ कंट्री है। तो इन चारों जो ऑप्शन जो है, इस चारों ऑप्शन में से जो दोस्तों यह जो जिम्बाब्वे जो है, इसकी जो सीमाएं हैं, वो चारों तरफ से स्थल सीमाओं से घिरी हुई है। तो इसीलिए इसको जिम्बाब्वे जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन कौन सा कंट्री है? ये लैंडलॉक कंट्री हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध देश, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका जो ऑप्शन हो गया, सही जो ऑप्शन आ जाता है, तो कजाकिस्तान जो है यह इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहीं पर देख लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध, यानी कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है, यह कजाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, आसमान बांध जो है किस पर स्थित है? तो आसमान जो बांध है दोस्तों, यह किस पर स्थित है? तो यह जो है मिस्र में काफी जो एक फेमस नदी है, वो कौन सी नदी है दोस्त? यह नील नदी जो है, यह नील नदी पर ही यह बांध बनाया गया है। कौन सा? आसमान बांध जो है, ये मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा, यह अमेजन नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह अमेजन नदी हो जाएगा। तो अमेजन नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें कि अमेजन नदी कहाँ पर बहती है, कितनी लंबाई है। तो दोस्तों, अमेजन नदी जो है, यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। और अमेजन नदी जो है अपने जैव विविधताओं के लिए, जैव विविधताओं के लिए काफी ही फेमस नदी है। जैव विविधताओं के लिए फेमस नदी है यह। कौन सा? ये अमेजन नदी हो गया। इसकी अगर लंबाई की हम लोग बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई तो एक्यूरेट नहीं, लेकिन 6200 से 6500
किलोमीटर जो है ये लगभग इसकी लंबाई है, इसकी अमेजन नदी की। तो यह नील नदी जो है दोस्तों, यह नील नदी के बाद तो दूसरा जो सबसे बड़ी नदी हो गई, यह अमेजन नदी ही है। एक इसके बारे में और कहावत कहा जाता है, या यूं कहिए कि एक फैक्ट इससे बात है। ये कहा जाता है कि इस नदी का पानी का तापमान जो है काफी उच्च होता है। तो अगर कोई जीव या जंतु इसमें अगर गिर जाए तो वह मर जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन नदी के बारे में यह बात हो गई। अब हम लोग नील नदी को देख लेंगे। तो नील नदी को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो नील नदी का जो फैक्ट्स है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो नील नदी जो है ये कहाँ बहती है, सबसे पहले ये देख लें हम लोग। यह नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों? यह नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। कौन? ये नील नदी। ठीक है। और यह जो कहाँ से निकलती है, तो यह भी एक फेमस जो जगह है। यह निकलने वाली जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह विक्टोरिया झील से निकलती है। यानी कि नील नदी का उद्गम स्थल जो है यह विक्टोरिया झील हो गया। और यह नदी कितनी लंबी है, तो इसकी जो लंबाई जो है, नील नदी की जो लंबाई है दोस्तों, यह 6,650 किलोमीटर, या अगर माइल में हम लोग बात करें तो 4,132 मील जो है यह इसकी लंबाई होगी। किसकी? नील नदी की। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, नील नदी को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये डेन्यू नदी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो डेन्यू नदी जो है यह यूरोप में बहने वाली नदी है। कहाँ पर है दोस्तों? यह यूरोप में बहती है। यह यूरोप में बहती है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें डेन्यू नदी की, तो यह 2,872 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो गई। किसकी? डेन्यू नदी की। और यह यूरोप में बहने वाली जो नदी है, तो यूरोप में एक और फेमस नदी बहती है जो कि नाम है उसका बोल्गा नदी। तो यह बोल्गा नदी के बाद डेन्यू नदी जो है यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि बोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई। कौन? बोल्गा नदी। और उसके बाद जो लंबी नदी है जो सेकंड नंबर पर आ गया, तो वो डेन्यूब नदी हो गया। तो यूरोप की ये दोनों नदियां जो है काफी फेमस है। कौन? ये वोल्गा नदी और डेन्यूब नदी। अब ये ऊपर बच जाता है मिसिसिपी नदी जो बच जाती है। तो मिसिसिपी को भी हम लोग देख लें। तो मिसिसिपी जो है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ पर बहती है? यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ पर बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है। और यह जो है कहाँ से निकलती है मिसिसिपी, तो यह जो इटास्का एक झील है, इटास्का झील से यह निकलती है। कौन? ये मिसिसिपी नदी हो गई, इटास्का झील से निकलती है। यानी कि उसका उद्गम जो हो गया मिसिसिपी नदी का, यह इटास्का झील हो गया। और यह जो है 3,730 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो है 3,730 किलोमीटर जो है यह मिसिसिपी नदी की लंबाई हो गई। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अगर एक और बात इससे पूछी जाती है कि मिसिसिपी नदी कहाँ पर गिरती है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यानी कि उसका मुहाना क्या है। तो मिसिसिपी नदी जो है दोस्तों, यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में जो है यह नदी जो है गिरती है। कौन? मिसिसिपी नदी। तो हम लोगों ने इन चारों नदियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको मैंने यहीं पर बता दिया। और आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यही मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को चीजें जो हैं बिल्कुल सरलता पूर्वक मैं समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, यानी कि कहाँ पर है ये ग्रेट बैरियर रीफ? तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सबसे हाई जो लवणता जो है कौन से सागर में पाई जाती है,
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह मृत सागर जो है, यानी कि ये डेड सी जो है, इसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें तो सर्वाधिक लवणता कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा खारा जल जो है, ये विश्व में सबसे ज्यादा, या विश्व को छोड़िए ना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खारा जल जो है, सबसे ज्यादा खारा जल, ये मृत सागर में ही पाया जाता है। मृत सागर जो है दोस्तों, यह समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। कितना नीचे है? यह 440 मीटर नीचे है। कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र तल से। एक और फैक्ट इसके बारे में क्या बोला जाता है, क्योंकि इस सागर का जो है उच्च घनत्व है, यह उच्च घनत्व है, तो उच्च घनत्व के कारण इसमें जो तैराक जो है, यानी कि जो भी इसमें तैरते हैं, तैराक जो है कभी डूबते नहीं है, कभी डूबते नहीं है। इस सागर में जो तैराक जो है, तैरने वाले जो हैं, वो कभी डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उच्च घनत्व है, हाई डेंसिटी के कारण जो है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो खारा जो पानी है, इसके चलते इसका डेंसिटी जो है काफी हाई हो जाता है, जिसके चलते तैराक जो है भी इसमें डूबते नहीं है दोस्तों। ठीक है। और इसको हम लोग समुद्र का निचला बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का निचला बिंदु भी हम लोग कहते हैं। किसको? मृत सागर को कहते हैं। तो ये मृत सागर के बारे में जो है, ये मृत सागर के बारे में हम लोगों ने ये फैक्ट को देख लिया, और आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो हमबोल्ट की जो जलधारा है दोस्तों, इसको किसके द्वारा जाना जाता है? तो यह जो पेरू की जलधारा है, इसी को हम लोग हमबोल्ट की जलधारा कहते हैं। यह हमबोल्ट की जलधारा कहते हैं। इसको पेरू की जलधारा को हम लोग हमबोल्ट की जलधारा कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये जो पेरू की धारा या हमबोल्ट की गर्म जल धारा जो है, ये कैसी जल धारा है? ये ठंडी जल धारा है कि गर्म जल धारा है? तो दोस्तों यह जो है ठंडी जल धारा है। कौन सी धारा है? ये ठंडी जल धारा है। यहाँ पर दो तीन और जल धाराएं के बारे में दी गई है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो ये है फॉकलैंड की धारा जो है। तो फॉकलैंड की जो धारा है दोस्तों, ये जो है कहाँ पर है दोस्तों, पहले ये देख लें हम लोग। तो यह अंटार्कटिक महासागर की धारा जो है, कहाँ की है? यह अंटार्कटिक महासागर की, अंटार्कटिक महासागर की धारा है। कौन सा? ये फॉकलैंड की जो धारा है। और यह जो धारा है दोस्तों, यह भी ठंडी जल धारा है। कौन सी जल धारा है? यह ठंडी जल धारा है। अब हम लोग देखेंगे ब्राजील की धारा जो देखेंगे, तो ब्राजील की जो जल धारा है, यह दोस्तों, यह गर्म जल धारा है। कौन सी जल धारा है? यह गर्म जल धारा है। ये ब्राजील की जल धारा। अल नीनो से क्वेश्चन काफी भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, और बैंक पीओ हो, कोई भी कलर की एग्जाम हो, या कोई भी राज्य सरकार द्वारा जो एग्जाम ली जाती है, उसमें इन जल धाराओं का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और हम लोग थोड़ा सा के लिए गलत जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं चार आप लोगों को जो दिया हुआ है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा कि कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है और कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, और यह क्यों है, इसके बारे में भी मैं विस्तृत रूप से एक वीडियो लाकर आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहे इन सब के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एल नीनो को भी देख लेंगे। तो एल नीनो पहले देख लेंगे कि कहाँ की जलधारा है। तो यह जो दोस्तों, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। और यह दोस्तों, यह गर्म जलधारा है। यह भी जो है, ये गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ब्राजील की धारा और एल नीनो जो हो गया, ये दोनों गर्म जल धारा हो गई। ये फॉकलैंड और पेरू या हम्बोल्ट जो धारा हो गई, ये दोनों ठंडी जल धारा हो गई। तो इससे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने यहीं पर बता दिया, और ये क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैंने इसको यहीं पर बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, हार्मोज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो जल संधियों के बारे में मैंने भूगोल के पार्ट 2 में और पार्ट 1 में भी काफी बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से जितने भी वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भूगोल का बनाया है, वो काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो चयन करके मैंने आपको विस्तृत रूप से एकदम बढ़िया से बताया है, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई क्वेश्चन भूगोल से छूट ना पाए। तो आप लोग उसको जाकर अवश्य देख लीजिए। और यह जो हार्मुज जो जल संधि है, यह किसको किसको आपस में जोड़ती है दोस्तों? यह जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। कौन? ये हार्मुज जल संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सार्गेसो। ये तो क्वेश्चन इतना बार दोस्तों एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, या सीएचएसएल हो, या अगर बीपीएससी के मैं बात करूं, या बिहार पुलिस बिहार दरोगा की बात करूं, तो ये सार्गेसो महासागर जो सार्गेसो सागर जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हम लोग जो कंफ्यूजन में जो है, ये इसको हम लोग गलत टिक कर देते हैं, यानी कि गलत जवाब इसका दे देते हैं। तो सार्गेसो जो सागर है दोस्तों, यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह जो सार्गेसो जो है सागर जो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। सार्गेसो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, अच्छा थोड़ा सा इसमें और हम लोग देख लें कि सार्गेसो सागर का हम लोग थोड़ा सा अक्षांश देशांतर भी हम लोग देख लें, क्योंकि यह कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो सार्गेसो जो हो गया, सार्गेसो सागर जो हो गया, इसका जो अक्षांश जो है दोस्तों, अगर अक्षांश की हम लोग बात करें, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और देशांतर की हम लोग बात करें, तो 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो हो गया, यही जो हो गया, इसी के मध्य जो है, ये ये मध्य जो है, यह सार्गेसो सागर जो है अवस्थित है। और यह जो है सार्गेसो सागर जो है शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है। कौन सा है? यह शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है। स्थिर स्थिर जल क्षेत्र है। कौन सा? सार्गेसो हो गया। और कहाँ पर है दोस्तों? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। गलती हम लोग क्या कर देते हैं परीक्षा में, अटलांटिक महासागर तो याद रहता है, लेकिन उत्तरी है कि दक्षिणी है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद से आप लोग कंफ्यूज ना होइए। और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, जिसका उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी देशांतर जो पश्चिमी देशांतर जो है, मैंने आप लोगों को अक्षांश और देशांतर जहां पर ये एग्जैक्ट स्थित है सार्गेसो जो सागर है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर से भी बता देता, लेकिन पहले हम लोग यहाँ जो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, यह पृथ्वी की विषुवतीय व्यास, इन दोनों को पहले हम लोग देख लें कि ये दोनों है कितना। तो यह जो है दोस्तों, जो ध्रुवीय व्यास जो है, यह 12,714 किलोमीटर है। और यह जो है 12,756 है, 12,756 किलोमीटर है। तो 12,756 जो हो गया विषुवतीय व्यास हो गया, और 12,714 जो हो गया, यह ध्रुवीय व्यास हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 42 आएगा। तो यही जो 42 दोस्त बन रहा है, यही ना पूछ रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो यह 42 किलोमीटर जो है, यह कम है। कितना कम है?
42 किलोमीटर कम है। तो हम लोग आशा हम आपसे करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आज के बाद से इस क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपसे फिर कहेंगे कि आप लोगों को द्वारा इस चैनल पर जो नया क्योंकि चैनल है तो आप लोगों के द्वारा काफी कम प्यार इसको दिया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बिल्कुल अपने प्यार को अपने बढ़ाए रखिए इस चैनल पर और यही हमारे लिए काफी है और आप लोगों को मैं इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा देशांतर रेखा देख लिए, तो हम लोग अब अक्षांश रेखा भी देख लें। क्या देख लें? अक्षांश रेखा के भी बारे में देख लें कि अक्षांश रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। तो अक्षांश रेखा की बात हो गई तो यह होता है कि भूमध्य रेखा से अगर हम लोग किसी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जो कोणीय दूरी नापते हैं तो उसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह हम लोग भूमध्य रेखा जो हो गया भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी जो है जो मापते हैं हम लोग उसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक यहाँ पर फैक्ट और बनता है भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यह भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। तो यही जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई इसी के सापेक्ष में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर हम लोग जो कोणीय दूरी जो मापते हैं उसी को हम लोग दोस्तों अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय रेखा के बारे में तो मैंने ये जो भूगोल के 3 पार्ट जो मैंने वीडियो जो डाला हुआ हूँ उसमें इसके बारे में काफी अच्छे से जानकारी दे दिया हूँ और आशा करते हैं कि अगर आप लोग वो देख लिए हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो कौन सा जो चट्टान जो है अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है दोस्तों? तो यह जो इसका सही जवाब हो जाएगा यह कायांतरित जो चट्टान जो है यह काफी अधिक ऊष्मा और दबाव से बना हुआ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कौन सा? तो यह कायांतरित चट्टान जो है इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? यह काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी कौन सी महीने में होती है? तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको इसका पूरा जो पोस्टमार्टम क्वेश्चन का बोला जाता है मैं करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि यह जो कंसेप्ट जो है आपको कभी भूले नहीं। दोस्तों पहला एक जो हो जाता है यह जो हो जाता है घटना क्या होता है एक अपसौर की घटना होती है। क्या होती है? अपसौर की घटना होती है। दूसरी घटना होती है उपसौर की। यानी कि एक अपसौर हो गया और एक उपसौर हो गया। ये अपसौर जो है इसको क्या कहते हैं अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसको एफिलियन कहते हैं और इसको पेरीहिलियन कहते हैं। पेरीहिलियन कहते हैं इसको पेरीहिलियन कहते हैं। ठीक है। ऑफशोर की बात करें तो यहाँ पर होता है क्या
यह पृथ्वी जो सूरज के बीच में पृथ्वी और सूरज के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच अधिकतम जो दूरी हो गई, अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। तो इसको देख लें कि यह कब होता है दोस्तों। यह जो होता है, यह 4 जुलाई को ये अधिकतम दूरी पर होता है। तो यही ना क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है। तो यह होती है जुलाई में होती है। लेकिन कितने जुलाई को होती है, अगर अक्षौर की घटना पूछ लिया जाए कि अक्षौर की घटना कितने तारीख को होती है, तो यह 4 जुलाई को होती है। और उपसौर की बात करें तो यह हो जाता है पृथ्वी और सूरज के बीच न्यूनतम दूरी हो गई। यह पृथ्वी और सूरज के बीच न्यूनतम दूरी हो गई। क्या हो गई? यह न्यूनतम दूरी हो गई। तो पृथ्वी और सूरज के बीच जो न्यूनतम दूरी हो गई, उसको हम लोग उपसौर कहेंगे, यानी कि पेरीहिलियन कहेंगे। और यह जो घटना जो है दोस्तों, यह कब होता है? तो यह 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच में यह जो घटना हो, यानी उपसौर की जो घटना है, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, यानी न्यूनतम दूरी होता है इन दोनों के बीच में, जिसको हम लोग पेरीहेलियन भी कहते हैं। तो यह जो घटना उपसौर की है, यह जनवरी माह में होती है। 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में होती है। जिस दिन भी हो जाए ये न्यूनतम दूरी, यानी कि जनवरी माह में जो है पृथ्वी और सूरज के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम होती है, और जुलाई में अधिकतम होती है। तो जहां अधिक हो गई वहां अप लग गया, अप माने ऊपर, यानी कि अधिक हो गया। हाँ, उप हो गया मतलब ये न्यूनतम हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा इससे भी रिलेट करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अप मतलब ज्यादा हो गया, ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग तो ज्यादा की तरफ जाएंगे, और नीचे हम लोग जाएंगे तो थोड़ा कम न्यूनतम दूरी हो जाएगी। अधिकतम दूरी जो हो गई, उप जो हो गया अप हो गया। तो अप सौर जो हो गया यह अधिकतम दूरी हो गया, उप सौर जो हो गया न्यूनतम दूरी हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर, यानी कि बिल्कुल ही साफ साफ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आप लोगों को अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में से संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है, वो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट टीसीएस हो गए, यूपीएससी हो गई। कई बार तो पहले यूपीएससी में इस तरह का स्टेटिक्स जीके टाइप का पूछ लिया जाता था, हालांकि अब तो लेवल काफी आगे हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार, ये स्टेट पीएससी, ये बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, सॉरी, एमपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया। तो स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिए गए हैं और पूछे जाते हैं। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश दरोगा हो गया, तो जितने भी दिल्ली पुलिस का दरोगा कांस्टेबल हो गया, तो इन सब दरोगा पुलिस का जो यह जो है क्वेश्चन काफी फेवरेट क्वेश्चन है, कि रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं, उपनाम से जानते हैं। तो लेटा हुआ जो ग्रह है दोस्तों, ये किसे हम लोग कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह हम लोग अरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुण जो ग्रह जो है, इसी को हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो डोल्ड्रम के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में ही काफी एकदम डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लें। भूगोल का पार्ट 3 या पार्ट 2 में मैं इसके अच्छे से मैं बताया हूँ। तो डोल्ड्रम जो क्षेत्र है वो क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है, वहां पर डोल्ड्रम में
निम्न दाब और शांत पवन जब होता है, यही डोलड्रम क्षेत्र की जो विशेषता होती है, क्या होती है? काफी निम्न दाब वहां पर रहता है और शांत पवन रहती है, यही डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? यानी कि पूछ रहा है कि सूर्य से निकटतम, ठीक है, सूर्य से निकटतम और पृथ्वी से निकटतम, ठीक है। तो सूर्य से निकटतम जो हो गया दोस्तों, यह हो गया बुध हो गया, और पृथ्वी से निकटतम की हम लोग बात करें तो शुक्र हो गया। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन बुध और शुक्र वाला बन रहा है? तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर एक जो है, यही बुध और शुक्र वाला बन रहा है। तो सूर्य से निकटतम जो ग्रह हो गया, यह बुध हो गया। पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो हो गया, वह शुक्र हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन जो है, यह उड़ती है। तो हरमट्टन जो है, यह कैसे उड़ किधर उड़ती है, इसकी दिशा जो है, ये क्या है सहारा रेगिस्तान में? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हरमट्टन जो शुष्क जो पवन है, यानी कि ये जो शुष्क यानी कि गर्म जो हवाएं हैं हरमट्टन, कैसे कैसे चलती है? तो दोस्तों, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर यह उड़ती है। हरमट्टन जो है, यह पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है, बहती है। इसको जो चीज कहिए, पूरब से पश्चिम की ओर जो है, इसका डायरेक्शन हो गया, किसका? हरमट्टन का, ठीक है। और ये सहारा रेगिस्तान का शुष्क पवन है। कौन सा पवन है, कैसा पवन है? तो शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर जो गहराई है, गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? यानी कि धरातल के हम लोग अंदर जैसे जैसे जमीन में जाएंगे, गहराई में, पृथ्वी के अंदर, तो तापमान में वृद्धि दर जो है, वो कैसे है, क्या है, उसका आंकड़ा क्या है? तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है कितना पर, जैसे ही हम लोग 32 मीटर नीचे जाएंगे, तो पर 32 मीटर, पर 32 मीटर पर जो टेम्परेचर जो है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यह बढ़ जाता है। कितने मीटर पर? तो जैसे ही हम लोग 32 मीटर नीचे जाएंगे, तो प्रति डिग्री ये टेम्परेचर जो है, बढ़ते जाता है, नीचे की ओर हम लोग जाते हैं। तो यही इसका हिसाब किताब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्वार्टजाइट जो है, निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो क्वार्टजाइट जो है, निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बलुआ पत्थर का कायांतरण है। किसका कायांतरण है? तो बलुआ पत्थर का कायांतरण है। आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है। तो दोस्तों, कहने को तो हम इसमें 30 क्वेश्चन कराए, लेकिन दोस्तों आप लोग ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा कि ये मैंने 70 से 80 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आप लोगों को करा दिया, और वो आप लोगों को भली भांति समझ में भी आ गया होगा। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है, कम समय में बहुत सरलता पूर्वक आपको समझा दूं, यही मेरा लक्ष्य रहता है। और आप लोगों को बस इतना ही करना है कि इस चैनल पर अपना प्यार जो है, आप लोग बरसाते रहिए। वो कैसे बरसेगा? तो वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये काम आप लोग करते रहिए, और मैं आप लोगों को इसी तरह से एकदम एक से एक बढ़ के रोचक वीडियो, जो आपके परीक्षा में काफी ही उपयोगी साबित होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप बैठे, तो आप लोग आत्मविश्वास के साथ बैठे। तो यही मेरा लक्ष्य रहता है आप लोगों के प्रति। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर तो वैसे बहुत गैस पाई जाती हैं दोस्तों, को बहुत से तत्व पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है तत्व, एक तो पहला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और दूसरा जो है दोस्तों, यह हीलियम जो है, यह हीलियम तत्व जो है, यह भी काफी मात्रा में पाया जाता है। कभी पूछ ले कि हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सूर्य की सतह पर अगर बात की जाए, तो हाइड्रोजन जो है, यह 74% है। कितना है? 74% हो गई। हीलियम की अगर बात की जाए, तो हीलियम जो हो गया,
यह 24% हो जाता है। कितना हो जाता है? यह 24 यानी कि 24% हो गया। 74% हाइड्रोजन हो गया। हीलियम जो हो गया 24% हो गया। और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं किस पर? सूर्य की सतह पर जो है अन्य तत्व भी इन दोनों को छोड़कर पाए जाते हैं। ये तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हो गए। अन्य तत्व जो कौन कौन से पाए जाते हैं तो एक देख लें हम लोग। लोहा हो गया, निकेल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिलिकॉन हो गया, ये 0.1% में कह लीजिए या 0.001% में ये सब जो तत्व हैं पाए जाते हैं। सिलिकॉन हो गया, ये सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और एक हाँ क्रोमियम हो गया। तो ये जितने भी तत्व जो हैं ये अन्य तत्व भी आप लोगों को मैंने यहीं पर बता दिया कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, उनको छोड़कर जो अन्य तत्व जो पाए जाते हैं, ये लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम और क्रोमियम। तो ये सारे जो तत्व हैं, ये जो अन्य तत्व बताए, ये काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि लगभग नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। इसलिए इनको मैंने परसेंटेज में नहीं लिखा। परसेंटेज में यही दोनों को काफी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट और हीलियम कितना परसेंट, या सूर्य की सतह पर कौन जो दोनों तत्वों की जानता है या दिखता है, तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया। तो उसको मैंने बता दिया। तो इसी के साथ मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको काफी सरलता पूर्वक बता दिया, और आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पार्ट 4 जो है दोस्तों, भूगोल का पार्ट 4 जो है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका नहीं देखे हैं, तो जाकर वो देख लें। और मेरे चैनल पर 40 वीडियो जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो काफी महत्वपूर्ण जो बोला जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जितने भी मैं वीडियो डाला हूँ वो एक से बढ़कर एक वीडियो है। तो आप लोग उसको जाकर देखें और अपने जो नॉलेज को एक काफी नेक्स्ट लेवल यानी कि प्रो लेवल तक पहुंचाइए। क्योंकि मैं सारे वीडियो में इसी तरह आप लोगों को बिल्कुल समझा आकर ऐसे बताया है कि आप लोग देखिएगा तो कहिए कि नहीं ये बिल्कुल टॉप क्लास का कंटेंट है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज आपको इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा कोई चार्ज आपको नहीं इसका लिया जाता है। आपका बस यही काम है दोस्तों, ये चैनल नया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यह जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।